अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बड़ा अपसेट करते हुए पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का 283 रन का हदफ बगैर किसी बड़ी मुश्किल 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इब्राहिम जडरान 87 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में पहली कामयाबी है। रवां वर्ल्ड कप में अफगान टीम ने दूसरा अपसेट किया। इससे पहले अफगान टीम ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को किया था। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने बॉलर्स को अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। मैच के बाद बात करते हुए उनका कहना था कि हमने उम्दा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया था, लेकिन बॉलर्स तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। अगर कोई टीम खेल के किसी भी एक शोबे में कारकर्दगी नहीं दिखाती तो शिकस्त उनका मुकद्दर बनती है। बाबर आजम ने फील्डिंग का मयार भी नाक़िस करार दिया। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह ने मैच जीतने के बाद बड़ा दावा कर दिया। कहा, इब्तिदा से इख्तिताम तक हमने मैच पर अपना कंट्रोल कायम रखा। अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर शायकीन ने टीम को आड़े हाथों ले लिया। खरी खरी सुना दी। कहा, ऐसा बुरी कारकर्दगी से बेहतर है कि खेलते ही नहीं। ये हमारे पाकिस्तानी टीम को शर्म आनी चाहिए, बल्कि शर्म से इनको डूब मर जाना चाहिए। यार, अफगानिस्तान कोई टीमों में से टीम है। कहाँ पर इनके मिस्टेक्स हैं, इनके कोचेस इतने आला लाखों रुपए ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट दे आर हैविंग, इट सीम्स दे हैव नो प्लान। ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये बता दें, आगे भी लग रहा है ये सारे मैचेस हारेंगे और ये पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर अच्छी क्रिकेट देखनी है तो इस टीम का हक नहीं बनता आगे जाने का, इसको वापस आ जाना चाहिए। जो अफगानिस्तान से नहीं जीत पा रही आगे बड़ी टीमों से, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की टीम से। ये है कि ये सीरियस ही नहीं है पाकिस्तानी टीम हमारी, तो इनको चाहिए कि सीरियस अब हो जाए। टीम में काफ़ी तब्दीली आई हो और टीम इतनी सुस्त हो गई है कि वो खेलने के लायक नहीं है। क्या आप ऐसी टीम से हार रहे हैं जो 9वें नंबर पे है या 10वें नंबर पे है, तो आप ऐसी टीम से हार रहे हैं। उससे इंडिया से भी हार गए ये लोग। अभी इंग्लैंड से मैच है, उससे मैच पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये दो जो इम्पोर्टेंट मैच है ये लोग हार गए। अफगानिस्तान से शिकस्त पर पाकिस्तान टीम का फैन गुस्से में आप इसे बाहर। प्लेयर से शदीद नाराज क्रिकेट सपोर्टर ने अपना ही नुकसान कर डाला। LCD जमीन पर दे मारी, साथ ही अपना हाथ भी जख्मी कर बैठा। पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त। सोशल मीडिया सार्फिन सीखपा बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया, साथ साथ अफगानी टीम को भी आड़े हाथों लिया। खेलना भूल गए या वजह कुछ और। पाकिस्तानी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर सारिफिन चौरागपा। एक सारिफ ने ट्रॉफी को टाटा बाय बाय किया, लेकिन अंदाज मुनफरिद था। एक सारिफ ने रन रेट पर बात की तो मीम्स के जरिए ऐसे खामोश करवा दिया गया। एक सारिफ ने बाबर को तनकीद का निशाना बनाया, लिखा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक सारिफ ने लिखा कि पिछले ज़माने में ऐसी कारकर्दगी पर गैरतमंद कोच सदमे से मर जाया करते थे। जबकि एक सारिफ ने लिखा कि ये वही अफगानिस्तान की टीम थी जिसको पाकिस्तान खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड देता था। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी की फील्डिंग देकर शादाब खान और मोहम्मद रजा खान टीम की इनिंग्स के 16वें ओवर में स्टार पाकिस्तानी क्रिकेट बॉल से धोखा खा गए। शाहीन आफरीदी इस कदर तेजी से लपके कि बॉल से उनकी निगाह हट गई। PCB ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तानी स्क्वाड इख्तलाफात का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुरजोर अंदाज में इस बात का यकीन दिलाया कि टीम में मुकम्मल हमांगी है और टीम के अंदर ग्रुपिंग और खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी की इतलात में कोई सच्चाई नहीं। PCB के मुताबिक ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में किसी भी किस्म के इख्तलाफात की अफवाहों को तक़वियत मिल सके। PCB ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस किस्म की खबरों में सख्त मायूसी का इजहार किया। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। बांग्लादेशी और जनूबी अफ्रीका आज भारतीय साहिली शहर मुंबई में टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने अपने 4 में से 3 मैचेस जीते हैं। बांग्लादेश को 4 मार्कों में से सिर्फ 1 में कामयाबी मिल सकी। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर इंडिया अपने 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। न्यूजीलैंड 5 मैचेस के साथ 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन, अफगानिस्तान छठे, बांग्लादेश 7वें, नीदरलैंड्स 8वें, श्रीलंका 9वें और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 10वें और आखिरी नंबर पर है। और सियासी मंजराना से खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद आज अदालतों के रूबरू सरेंडर करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। नवाज शरीफ रात मरी में क़याम के बाद आज अदालत में पेश होंगे।
लंदन से हुई वापसी, अब होगी अदालत में हाजिरी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नैब अदालत में भी पेशी होगी। कायद नून लीग ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। दरख्वास्तों में नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अगरचे कि मैं अभी तक बीमारी से मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के बदतर मुआशी हालात को देखकर वापस आने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सिक्योरिटी के बाइस आज आम आदमी की अदालत आने पर पाबंदी होगी। महज रजिस्ट्रार ऑफिस से एंट्री कार्ड होल्डर अफराद को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। पटिशनर्स के 15 वकीला की टीम, 10 लॉ अफसरान, 30 सहाफियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत दी गई है। नवाज शरीफ मरी में रात गुजारने के बाद आज अदालत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म दे दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। अदालत उस्मा के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच में शामिल 5 जजेस ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। अदालत ने करार दिया किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। 6 सफ़ाहत पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की झेली शिक 1 कलअदम करार दे दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की रूबरू दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। आइन के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुकदमात जुर्म की नौयत के एतबार से चलाए जाएंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जिन 102 अफराद की फहरिस्त पेश की गई थी उनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में किया जाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में चलाने की हिमायत करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात का इर्तिकाब करने वालों को कौमी मुजरिम करार दे चुकी है। ऐसे अफराद को कोई रियायत नहीं दी गई तो फिर कल कुछ भी हो सकता है। पार्लियामेंट 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए जाने की करारदाद जून में मंजूर कर चुकी। 9 मई के वाक़यात जब मनसूबाबंदी के साथ तंसीबात को निशाना बनाया गया, शोहदा की यादगारों को मिसमार कर दिया गया। सियासी कायदीन समेत कौम का मुश्तरका मुतालबा रहा कि 9 मई के मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इंसाफ होना चाहिए ताकि 9 मई दोबारा न हो। इस तरह का वाक़या अपनी नौयत का एक ही वाक़या था, पहला वाक़या था और ये आखिरी वाक़या होना चाहिए। जो काम वो 70-75 साल में नहीं कर सके वो अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और इन चंद सालों में करके दिखा दिया। साबिक रुकन कौमी असेंबली ज़हूर वलीदी कहते हैं सिविलियन के मुकदमात पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे हैं, ऐसे लोगों को मुआफ नहीं किया जा सकता। ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिविलियन से पहली दफा तो नहीं हो रहा है ना, ये इससे पहले भी होता रहा है। तो मेरी राय ये है कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं इनको तो किसी तरह की जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए और इनको जो है मिलिट्री फोर्स में ट्रायल का हो सकता है। साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जिया लांगो का कहना था 9 मई के मुल्जिमान को सजा न मिली तो फिर कल कुछ भी हो सकता है। आप जाओ के अपने मुहाफिजों के रिहाइश गाहों को जलाओगे या फिर अगर इस तरह आप छोड़ोगे, मैं समझता हूँ जब तक आप अपना लॉ इस मुल्क में सख्त नहीं करोगे, इससे मैं समझता हूँ आपके मुल्क की सलामती को बहुत बड़ा खतरा है। सियासी रहनुमा सरदार शेर बहादुर कहते हैं 9 मई केसेस में मुलविस मुल्जिमान के केसेस फौजी अदालत में चलने चाहिए। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहिए। 9 मई का वाक़या थाना है, इसने तो पूरे मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया है। इन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट में फैसले होने चाहिए, वहाँ केस सुने ताकि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होने चाहिए, मिलिट्री गवर्नमेंट को अपील करने जाना चाहिए। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने अपने रद्द अमल में कहा शोहदा की यादगारों को मिसमार करने वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पार्लियामेंट 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए जाने की करारदाद जून में मंजूर कर चुकी है। 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी, अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 90 दिनों में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर समाअत। तीन रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, दरख्वास्त गुजार वो बात करें जो मुमकिन हो। केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी, अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अगर आप आईनी तशरीह की बात करेंगे तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त 90 दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे तो फिर तारीख कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 नवम्बर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीख का बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। जब इलेक्शन होंगे तो गहमा गहमी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान रहें तो उनकी बायोमेट्रिक के लिए कौन सा एक्स्ट्रा इक़दाम होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मखसूस जमात को जितवाने के लिए बनाई जाए तो फिर बात करें। लोगों को आग लगाने का लाइसेंस नहीं दे सकते। आग लगाने के बाद कहते हैं हमें कानूनी हक़ दिया जाए। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें। डाटा बेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी कर। उसको अगर कोई ये समझ रहा है कि हम उस कंटिन्यूएशन में अब निगरान हुकूमत आ गई है तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें। ये तो नहीं हो। आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताख़िर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में बोले, जमहूरियत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आइन इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तमाम जमातों को इलेक्शन में यकसा मौक़े मिलना चाहिए। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। इसके लिए जजेस को भी सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। Is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay, and a level playing field be ensured for all. That Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions. I'm tempted to speak about it because democracy once again is under threat. And the people look up to the judiciary to protect constitution. That the reverence and respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay, and justice is done even if posthumously. गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 8 दिन बाकी। अफगान शहरियों की रज़ाकाराना वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से मजीद 2518 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान शहरियों की रज़ाकाराना वतन वापसी का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। मजीद 2518 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 125 अफगान खानदान 73 गाड़ियों के जरिए वतन रवाना हुए। अब तक कुल 62,079 अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। खबर देंगे आपको, गजा में 70वें रोज भी इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा में ज़मीनी पेशकदमी की कोशिश की जा रही है। अल-कस्साम में इब्तिदा में ही इसराइली फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए गए। 24 घंटों में मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 182 बच्चे शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का बताना है कि फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 5182 हो गई है, जिनमें से 2055 बच्चे और 1019 ख़वातीन शामिल हैं और ज़ख्मियों की तादाद 15,273 से तजावुज़ कर गई है।
एक तरफ गजा और मगरबी किनारे पर इसराइल के वहशियाना फिजाई हमले तो दूसरी जानिब गजा की सरहद से जमीनी पेशकदमी की कोशिश। मगर इस इब्तदाई पेशकदमी पर हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजरायली फौज को नाको चने चबवा दिए। अल-क़स्साम ने वीडियो जारी की है जिसमें 2 कमी कॉज यानी खुदकुश ड्रोन तैयारों को इजरायली इलाकों की जानिब उड़ते भेजते हुए दिखाया गया है। अल-क़स्साम ने पहली बार टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल शुरू करते हुए 2 खुदकुश ड्रोन के जरिए इजरायली तंजीबात को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड से झड़प में एक इजरायली फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के 2 रॉकेट हमलों को नाकाम बनाया गया है। इजरायली वजीर दिफा योवो गैलेंट ने कहा है कि हमास को गजा से निकालने में इन्हें 3 माह लग सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से इजराइल ने गजा मगरबी पट्टी पर फिजाई हमले करके फलस्तीनियों के 40% इलाके को खंडर बना दिया है, जबकि 2 हफ्तों में पहली बार महदूद पैमाने पर जमीनी पेशकदमी में हमास के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। गाजा में इसराइली फिजाइया की बमबारी से सूरत हाल इंतहाई संगीन है। हजारों लाखों फलस्तीनी खान यूनुस और जनूबी गजा के स्कूलों अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं। 50,000 हामला खवातीन में से दर्जनों को अपनी ज़चगी से मुतालिक कई तरह के खदशात का सामना है। अद्वियात, पानी, खुराक, बिजली, गैस और इंटरनेट से महरूम गजा के बासियों का अवलीन मुतालबा बमबारी रुकवाने का है। इसराइली फिजाइया की 24 घंटे बमबारी से गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। हजारों लाखों फलस्तीनी खान यूनस और जनूबी गजा के स्कूलों अस्पतालों में पनाह लिए हुए हैं। 50,000 हामला खवातीन में से दर्जनों को अपनी ज़च्चगी से मुतालिक कई तरह के खदशात का सामना है। अद्वियात, पानी, खुराक, बिजली, गैस और इंटरनेट से महरूम गजा के बासियों का अवलीन मुतालबा बमबारी रुकवाने का है। मिस्र के रफा सरहद से इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरा काफिला गजा में दाखिल हो गया है। UN के मुताबिक फौरी तौर पर गजा में 100 काफिलों का फौरी पहुंचना जरूरी है। अस्पतालों के लिए ईंधन और बड़ी मिकदार में अद्वियात की किल्लत है। इसराइल से कशीदगी और जंग के खतरात के पेश नज़र इसराइली सरहद से करीब लबनानी इलाकों में 19,000 से ज़ायद शहरियों की नकल मकानी की गई है। उधर बहरे अहमर से करीब जनूबी इसराइली शहर ईलात में 60,000 से ज़ायद इसराइली शहरी जंग से बचने के लिए खैमा बस्ती बसा चुके हैं। इसी शहर में 12,000 होटल्स, रूम्स और 4,000 निजी कमरों में मुकीम हुए हैं। सेहून मुखालिफ यहूदी मुजाहिरीन और इसराइली पुलिस में जबरदस्त मुठभेड़। यरूशलेम के राशी स्ट्रीट पर फौजी भर्ती के दफ्तर के बाहर ऑर्थोडॉक्स यहूदी सहूनी फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिस पर इसराइली पुलिस के दरमियान झड़प हो गई और मुजाहिरीन ने इसराइली फौज को तौरात और यहूदियत के मुखालिफ करार दिया। खान यूनुस और गजा में हर तरफ बमबारी। रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले सहाफ़ी 2 शदीद ज़ख्मी बच्चों को गजा की बमबारी से बचाकर ले गया। सहाफ़ी का कहना है कि उन बच्चों का पूरे ख़ानदान शहीद हो चुका है। हमास की कैद से रिहाई पाने वाली इसराइली खातून ने इसराइल और इसराइल नवाज मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया है। इसराइली रेडियो को इंटरव्यू में यास्मीन ने इंटरव्यू में कहा है कि ये कह रहे हैं इसराइल और मगरब की नींदें उड़ा दी हैं और हमास के जंगजू उनके साथ इंसानों की तरह पेश आएँ, सेहूनी कैदियों के साथ बेहतरीन इंसानी बर्ताव किया जाए। और बोरात ने इंकशाफ किया है कैद के दौरान हमास से झड़प में इसराइली फोर्सेस ने बिला इम्तियाज सबको निशाना बनाया है और अपने हमवतनों तक गोलियां भी बरसाई गई हैं। इसराइली फ़िज़ाइया के हमलों से ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चे खौफ दहशत में मुब्तला हो रहे हैं। कई सारी ज़िंदगी के लिए नफ्सियाती तौर पर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। दुनिया इन बच्चों की हालत देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा रही है कि दहशत गर्दी क्या होती है और दहशत गर्दों के असल रूप कैसे होते हैं। इसराइली दरिंदगी और सफाकियत से फ़लस्तीनी बच्चे खौफ दहशत का शिकार हैं तो कई डिप्रेशन में हैं। दर्जनों को PSTD जैसा मर्ज लग गया है। खौफ से कपकपाते बच्चे की ये फुटेज देखने वालों के दिल और दिमाग पर मायूसी और दुख तारी कर देती। इजरायली बमबारी में जख्मी होने वाले 2 बच्चों को अल-कुद्स अस्पताल में होश में लाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि नर्स नाकाम रहता है। इन्हीं बच्ची शोहदा की लाशों में अपनी माँ को बालों से पहचान लेती है और उसी लम्हे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। गजा पर इसराइली दरिंदगी और सफाकियत की तस्वीर और वीडियोस पूरी दुनिया ने देख ली हैं। जालिम कौन है और मजलूम कौन है, पूरी दुनिया में अब फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठना मामूल बन गया है। साबिक अमरीकी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा को यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान उनकी इसराइल नवाजी पर सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ गया, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक भी रिकॉर्ड एहतजाज हुए हैं।
इसराइल की हिमायती साबिक अमेरिकी सफीर निकी हेले को एक तकरीब के दौरान हाजरीन की जानिब से फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा बर्दाश्त करना पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन फ्री फलस्तीन के नारे लगा रही हैं, जबकि निकी हेले बेबसी से खामोश खड़ी है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी भी गजा की हिमायत में निकल आई। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की बड़ी और मुमताज यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसके अलावा पूरी दुनिया में होने वाले बड़े और मुतासिर कुन मुजाहिरों पर इस मोन्टाज के जरिए नजर डालते हैं जो फलस्तीन की हिमायत में निकाले गए। गजा के जोग्राफिया पर नजर डालें तो ये इंतजामी एतबार से 5 रीजन्स में तकसीम दिखाई देता है। सबसे पहले शुमाल में मौजूद शुमाली गजा, जिसमें बैत हनून और या इसराइल के साथ एरीज क्रॉसिंग है। फिर गजा सिटी का नंबर आता है जो 3,500 साल से आबाद सबसे बड़ा और कदीम शहर है। इसके बाद देर विलेज है जिसका नाम इसमें पाए जाने वाले खजूर के दरख्तों से मौसूम है। इसके बाद खान यूनुस है जो मासी में तिजारती कारवानों का मरकज़ रहा है और अब भी ज़राई अजनास की एक बड़ी मंडी है। इसके बाद जनूब में वाक़ है रफ़ा, जिसकी बेशतर आबादी फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों पर मबनी है। गजा के जोग्राफिए पर नजर डालें तो ये 5 हिस्सों में तकसीम दिखाई देता है। सबसे पहले शिमाल हिस्से में शिमाली गजा, जिसमें बैत हनून और एरीज क्रॉसिंग जो इजराइल के साथ है। फिर गजा सिटी का नंबर आता है जो सबसे कदीम और सबसे बड़ा शहर है, जो तकरीबन 3,500 साल पुराना शहर है। इसके बाद दीरुल बला, जिसका नाम इसमें पाए जाने वाले खजूर के दरख्तों से मौसूम है। इसके बाद खान यूनुस जो माजी में तजारती कारवानों का एक मरकज़ रहा है और अब भी ज़राई अजनास की एक बड़ी मंडी है। इसके बाद जुनूब में वाक़ है रफ़ा, जिसकी बेशतर आबादी फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों पर मुश्तमिल है। और रफ़ा क्रॉसिंग जो आमद व रफ्त के लिए मौजूद है, न सिर्फ मिस्र बल्कि पूरी दुनिया के साथ इसको जोड़ने का वाहिद जरिया है। और यही वो सरहद है जो 2 हफ्तों की बंदिश के बाद इमदादी सामान के लिए खोली गई है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने हमास से लड़ने के लिए इसराइल से इसराइली शहरियत मांगती है। नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के बाहर हिंदू तबका के इंतहा पसंदों ने इसराइल के हक में मुजाहरा किया और इसराइल से मुतालबा किया है कि वो अगर इसराइली शहरियत दे तो इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। गजा में इसराइली जौहरियत के खिलाफ स्वीडन में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे फ़िज़ा फ़लस्तीनियों के हक में नारों से गूंजते रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि साइफर केस में फर्द जुर्माइद होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को बेगुनाही साबित करना होगी। प्रोसिक्यूशन को शहादतें पेश करके जुर्म साबित करना होगा। माहिर कानून राजा खालिद मकबूल महमूद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्माइद की। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्माइद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने सरकारी गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। माहिर कानून राजा खालिद महमूद कहते हैं फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर मुल्जिम जुर्म मानने से इनकार करता है तो प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने के लिए शहादतें पेश करता है। जुर्म साबित होने पर 3 से 14 साल तक सजा हो सकती है। और जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसे चार्ज का डिनाइल आ जाए, जो अदालत है वो प्रोसिक्यूशन से कहती है कि अब आप अपना केस साबित करें शर्तों के जरिए। 3 से लेकर 14 साल तक सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस झूठा और सियासी इंतकाम पर मबनी है, बेगुनाही साबित करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं नून लीग पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, किसी की पकड़ धकड़ नहीं चाहते। हमारा पीटीआई के पीछे जाने का कोई इरादा गुफ्तगू। सियासी हरीफ हैं पीटीआई हमारे, हम सियासी मैदान में उनको हराना चाहते हैं या वो हमें हराना चाहेंगे। ये वो जो पॉलिसी होती है पकड़ धकड़ की, इमरान खान साहब करते थे कि उसको अंदर बाहर कर दिया मैंने, ये कोई वजीर आजम का काम होता है? ये कोई हुकूमतों का काम होता है? वजीर आजम कर सकते हैं। वजीर आजम की लिमिटेड पावर्स होती हैं और उसकी पावर्स का जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है वो अवाम की बहबूद के लिए काम करना। ये पकड़ धकड़ की पॉलिसी नहीं करना। हमारा कोई इरादा नहीं है कि पीटीआई के लोगों के पीछे हम जाएं या पीटीआई के लोगों के लिए मसाइल पैदा करें। इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उस आइन के तहत इलेक्शन कराने का मजाज है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसके बाद वो डिले कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कोई मर्जी नहीं है कि जी वो इसको डिले करे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ईंटों के भट्टों, टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। इजलास के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और स्मोक की सूरत हाल के तनाजुर में एक हफ्ते बुध की छुट्टी न करने का भी फैसला कर लिया गया। जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का अचानक दौरा किया है और कैदियों के मसाइल दरियाफ्त किए। निगरान वज़ीर आला ने कैदियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की हैं। कहा कि सजाएं पूरी करने वाले कैदियों को रिहा करने के लिए इक़दाम करेंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। ग्रेजुएट तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश। आर्मी चीफ की नास्ट यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ग्रेजुएट्स, वालिदैन और असातिज़ा से खिताब में कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी पर तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा। बैचलर्स, मास्टर्स, PhD करने वाले तालिब इल्मों को डिग्रियाँ दी गयी। नस्ट के 3500 तलबा को 7 मुख्तलिफ शोबों में असनाद दी गई। आर्मी चीफ की ग्रेजुएट तलबा व वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद। मजीद कहा कि नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेमार तैयार कर रही है। आज तलबा की जिंदगी में नए बाब का आगाज हो रहा है। तालीम महज ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। रियासत मदीना के दावेदार पाकीज़ा लिबास का लिबादा ओढ़े बेगम का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। भगोड़े आदिल राजा की बीवी सबीन कयानी की ऑडियो सामने आ गई है। उन्होंने क्या कहा है आप भी सुनिए। कराची में डाकू राज, कातिल लुटेरे शहरियों के जानी दुश्मन बन गए। साइट एरिया में फायरिंग से मेहरुद्दीन नामी शख्स जाँ बहक। उनकी टाउन में डकैती मज़ाहमत औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर डाकू ने नौजवान को गोली मार दी। मोमिनाबाद फ़कीर कॉलोनी पेट्रोल पंप डकैती वारदात हुई दीन पार्क के करीब। डाकुओं ने सिक्योरिटी कंपनी के कैश वैन पर धावा बोल दिया, जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने नाकाम बना दिया। रोशनियों का शहर, डकैतों की आमाजगाह। साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से मेहरुद्दीन नामी शख्स जाँ बहक हो गया। उधर औरंगी टाउन में डकैतों ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी। अरसलान वालिदा से थोड़ी देर में वापसी का कहकर निकला था, लेकिन फिर न लौटा। नौजवान ATM से रकम निकाल कर निकला था कि लुटेरों ने घेर लिया। मुज़ाहमत पर सरेआम गोली मार दी। मैंने कहा बेटा नाश्ता कर लेकर, अम्मा मैं आके नाश्ता कर रहा हूँ। बैंक से गया था पैसे निकालने, घरों की छत डल रही, वहाँ से आया तो लेके आए भागते हुए। आंटी मोबाइल नहीं दिया था, इसलिए बैंक से निकल रहा था। अभी ATM के वो घर बना रहे थे, तो घर की वजह से जो है हो सकता है ये बैंक से पैसे लेके निकल रहा हो, तो इसके साथ जो है ये सानिया हुआ है। उधर मोमिनाबाद फ़कीर कॉलोनी पेट्रोल पंप डकैती वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए, कैशियर को असले के जोर पर जयगमाल बनाया, नकदी छीन कर बासानी फरार हो गए। राशिद बिनहाज रोड अलादीन पार्क के करीब डाकू ने सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक वैन के अमले ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वारदात को नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब दरख्शां और साहिल पुलिस की कार्रवाई। स्कूल तलबा को आइस मनीशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 65 ग्राम आइस बरामद। जबकि SIU CIA की कार्रवाई। मनीशियात फरोश गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। जामे कराची के बैतुल खला से 26 साला मुख्तियार वल्द हबीबुर रहमान की लाश मिली है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक वो वाक़े की तहकीकात कर रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुख्तियार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MPhil कर रहा था और इसका ताल्लुक सवात से था। तालिब इल्म डॉक्टर हिना सिद्दीकी की सुपरवाइजरी से तहकीक कर रहा था, जबकि डॉक्टर हिना सिद्दीकी के PhD के 2 तालिब इल्म पढ़ाई छोड़कर जा चुके हैं और तालिब इल्म की लाश को शाम 6 बजे तलबा ने दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला था। मुल्क में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 62 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2081 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में भी 22 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। 14 का ताल्लुक कराची और 8 का हैदराबाद से है। रवां माह सिंध में डेंगू मरीजों की तादाद 373 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू से रवां साल डेंगू से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों में तसादुम 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किशोरगंज में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर मुसाफिर ट्रेन माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। हादसे के बाद मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए भी ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। कौंसल जनरल शिकागो तारिक करीम ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान के एजाज़ में शाइया दिया। इस मौके पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अंसार रिजवी से बात करते हुए कौंसल जनरल शिकागो का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के शानदार मौक़े मौजूद हैं।
पाकिस्तान शिकागो तारिक करीम साहब ने पाकिस्तान के एम्बेसडर यूएसए में मसूद खान साहब के एजाज़ में एक बहुत अच्छा डिनर और तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी के बहुत लोगों ने शिरकत की। आइए तारिक करीम साहब से आज के डिनर से मुतालिक उनके ख्यालात पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ हमारी रिहाइशगाह के ऊपर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मसूद खान साहब के एजाज़ में हमने आज डिनर का इंतज़ाम किया था। कम्युनिटी के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हुए। मुख्तलिफ शुबों से और मुख्तलिफ स्टेट से आए इसमें, और बड़ा जोश व खरोश था और बहुत ही इससे उन्होंने जोश के साथ पाकिस्तान के लिए कोशिश करने पर इत्तफाक किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि कौंसल जनरल तारिक करीम साहब कह रहे थे कि सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान साहब शिकागो में आज बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजारा और यहाँ कौंसल जनरल तारिक करीम साहब के घर पर कम्युनिटी रहनुमा से मुलाकात की और डिनर में। जी बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं चेन्नई में पाकिस्तान टीम को मकामी फैंस की सपोर्ट हासिल है। भारतीय ग्रीन शर्ट्स में पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आए हैं, जबकि भारतीयों ने भरपूर अंदाज में शाहीनों को वेलकम कहा है। ग्राउंड में बाबर आजम के हक में भी नारे लगे हैं और इफ्तिखार अहमद की भी भरपूर हौसला अफजाई हुई है। चेन्नई का मैदान भारतीय सरजमीन, लेकिन हर तरफ ग्रीन शर्ट्स का बोलबाला। चेन्नई में पाकिस्तानी टीम को मुकामी फैंस की भरपूर सपोर्ट हासिल। चिदम्बरम स्टेडियम के बाहर और अंदर भारतीय पाकिस्तान के हक में नजर आए। किसी ने फेस पेंटिंग करवाई तो कोई ग्रीन शर्ट्स में नजर आया। ग्राउंड में बाबर आजम के हक में भी नारे लगे और इफ्तिखार अहमद की भी भरपूर हौसला अफजाई हुई। हम बहुत ज़्यादा खुश है कि पाकिस्तान टीम इंडिया आई है और थैंक यू ICC फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट इन इंडिया एंड ऑल द बेस्ट पाकिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है बट पाकिस्तान के बॉलर्स भी अच्छे हैं, बट आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान। मुंतजिमीन के मुताबिक पीर को मैच के मौके पर 15,000 से ज्यादा तमाशाई स्टेडियम में मौजूद थे। पाकिस्तानी टीम को इससे कबल बेंगलोर में भी अच्छी सपोर्ट मिली थी। बेंगलोर के फैंस पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी नारेबाजी करते रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव को रन आउट कराने के इल्ज़ाम में विराट कोहली शदीद तनकीद की जद में आ गए। कीवी से मार्के के दौरान एक शॉट सिंगल लेने की कोशिश में इब्तदाई तौर पर दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर निकले। फील्डर की जानिब से मुस्तादी के मुजाहरे पर विराट कोहली वापस अपनी क्रीज में आ गए। कोहली को यूं वापस जाता देखकर सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्रीज में लौटने की कोशिश की, लेकिन वो इस जद्दोजहद में कामयाब ना हो सके। सूर्य कुमार यादव को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। सूर्य कुमार की इस तरह ड्रेसिंग रूम वापसी के बाद विराट कोहली को शदीद तनकीद का सामना है। क्रिकेट फैंस ने खुद उनको कर्ज करार देकर गंदमी सियासत में मुलविस करार दे दिया। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। मौसम सरमा की आमद है, जहां पर खुश्क मेवा जात की मांग में इजाफा होने लगा है। मार्केट्स में वाफिर मिकदार में ड्राई फ्रूट्स पहुंच गए हैं। लाहौर की मार्केट्स में भी खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवा जात। मौसम तब्दील होते ही खुश्क मेवा जात की तलब में इजाफा। लाहौर की मार्केट में खरीदार महंगाई का रोना रोने लगे। खरीदारों का कहना था कि खुश्क मेवा जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। पिछले साल मैंने मबरून ली थी खजूर, वो 1600-1800 तक लेके गया हूँ, अभी ये 3600 बता रहे हैं। हमें तो ये बहुत हाई प्राइस लग रही है जी। यही कैशियो दुबई के अंदर जो है वो 30 दिरहम का पर केजी मिल रहा है, जो कि उसके साथ है छिलके के साथ वाला जो है रोस्टेड। यहाँ पे अब मार्केट में उसका ट्रेंड नहीं है। चिलगोजा सब पे भारी रहा। चिलगोजा 10,500 से 12,500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में अमरीकी बादाम की कीमत 2,400 से 3,200 रुपए फी किलो। अफगानी बादाम 6,000, काजू 3,800 से 4,000 फी किलो में फरोख्त होने लगा। अखरोट की कीमत 2,500 से 3,200 रुपए तक पहुँच गयी। मूंगफली की कीमत 700 से 1,600 रुपए फी किलो वसूल की जाने लगी। और इसके साथ ही स्टूडियो से फिर वक्त लेता ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।